स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जीवन कौशल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपके सुपर टच सिलेबस में जीवन कौशल 10 नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीवन कौशल लाइफ स्किल का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्यवसायिक दक्षता विकसित करना, यानी व्यवसायिक दक्षता मतलब आप जीवन में केवल पैसा कमाना सोच रहे हैं। चुनौतियों और मांगों के अनुसार ढलने की क्षमता विकसित करना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना, धार्मिक ज्ञान बढ़ाना। मैंने यूपी टेट की क्लासेस जब दी थी आपको, उसमें भी बताया था कि यदि क्वेश्चन पॉजिटिव आपको दिख रहा है तो केवल या नेगेटिव विकल्प कभी सही नहीं होते। ठीक है, तो ये केवल लिखा है तो पहले ही क्रॉस हो गया। ठीक, व्यवसायिक दक्षता केवल बिजनेस के पर्पज से, ये भी गलत हो गया। धार्मिक ज्ञान बढ़ाना, धार्मिक शिक्षा बैन है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं आप, लेकिन स्कूलों में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक, तो जीवन कौशल का सबसे अच्छा विकल्प आपका कौन सा लग रहा है? चुनौतियों और मांगों के अनुसार ढलने की क्षमता विकसित करना, यानी विकल्प आपका बी सही हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल आत्म जागरूकता को सही ढंग से प्रभाषित करता है। केवल अपनी शारीरिक बनावट के बारे में जानना, अपनी शक्तियों, कमजोरियों, इच्छाओं और नापसंद को गहराई से पहचानना, दूसरों की कमियों को उजागर करना या समाज के नियमों को आंख मूंद कर मानना। तो देखिए सेल्फ यानी सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहा है। हम सेल्फ अवेयर कब होंगे? जब हम अपने शक्तियों के बारे में, ठीक, अपने उद्देश्यों के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी पसंद नापसंद के बारे में हमें नॉलेज हो, तभी तो हम कहेंगे कि हम स्वतः जागरूक हैं। तो विकल्प आपको इन विकल्पों में से कौन सा सही लग रहा है? बी विकल्प, यानी अपनी शक्तियों, कमजोरियों, इच्छाओं और नापसंद को गहराई से पहचानना। तो विकल्प बी सही हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि मैकलीलैंड के अवप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में मुख्य रूप से कौन सी 3 आवश्यकताएं पाई जाती है। शारीरिक सुरक्षा और सामाजिक आवश्यकता, यानी शारीरिक सुरक्षा और सामाजिक आवश्यकताएं, उपलब्धि, संबंधन और शक्ति, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, आत्मसम्मान, आत्मसिद्धि और सुरक्षा। तो देखें डेविड मैकलीलैंड जी के अनुसार 3 चीजें उन्होंने प्रेरणा के सिद्धांत में 3 मुख्य आवश्यकताएं बताई हैं। कौन कौन? एक उपलब्धि, यानी कुछ करने की चाह, उसको क्या बोलेंगे? उपलब्धि। एक संबंधन, व्यवहार को कुशल करना या किसी से व्यवहार करना, उसको क्या बोलेंगे? संबंधन। शक्ति, कुछ बड़ा करने की चाह, इसको क्या बोलेंगे? शक्ति। तो मैकलीलैंड के अनुसार कितनी आवश्यकताएं हैं? 3। कौन कौन? उपलब्धि हो गया, संबंधन हो गया और शक्ति हो गया। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो रहा है? बी विकल्प। ठीक है, उपलब्धि, संबंधन और शक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि परामर्शदाता काउंसलर का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। आधिकारिक और सख्त व्यवहार, मतलब सख्त व्यवहार होना चाहिए? नहीं, काउंसलर का व्यवहार आधिकारिक हो ही नहीं सकता, सख्त व्यवहार आप कर ही नहीं सकते। ठीक, धैर्य पूर्वक बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनना, यानी धैर्य पूर्वक बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनना। हाँ, ये लग रहा है क्योंकि आप कोई पूर्व धारणा ना बना के उसका क्या रीजन है या क्या कहना चाह रहा है या कहाँ उसको परामर्श की आवश्यकता है, किस चीज के बारे में वो जानना चाह रहा है, यही विकल्प सही लग रहा है। बाकी छात्र को अपनी मर्जी के अनुसार चलना नहीं, छात्र को अपनी मर्जी, जब आप परामर्शदाता हैं, आपको एज ए काउंसलर नियुक्त हुई है, आपकी अपॉइंटमेंट एज ए काउंसलर है, आप काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उसकी मर्जी के अनुसार चलना ये भी गलत है। तुरंत समस्या का रेडीमेड समाधान नहीं, तुरंत समस्या का रेडीमेड समाधान नहीं देना है। हमें उनकी आवश्यकता क्या है, उनको जरूरत क्या है, इन सबका गहन अवलोकन करने के बाद उस पर कोई विचार विमर्श करना है, यानी अपनी परामर्श देना है। तो विकल्प कौन सा सही लग रहा है? बी विकल्प, यानी धैर्य पूर्वक बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनना, ये सबसे अच्छी व्यवस्था काउंसलर की होगी। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा में बच्चों के चरित्र निर्माण और नैतिक विकास के लिए किस पर बल दिया गया है। केवल परीक्षाओं की संख्या बढ़ाने पर, संवैधानिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों
और जीवन कौशल के एकीकरण पर, कक्षा में कड़े अनुशासन और शारीरिक दंड पर, विदेशी संस्कृति के अधुनाकरण पर। तो देखिए एनईपी 2020 दंड तो आप दे ही नहीं सकते, परीक्षा की संख्या बढ़ाने कोई मतलब नहीं, विदेशी संस्कृति पर फोकस ये भी नहीं करना। हमें क्या करना है, एनईपी 2020 के अनुसार संवैधानिक मूल्य यानी जो संवैधानिक में मूल्य बताए गए हैं, मानवीय मूल्य यानी जो मानव के नैतिकता के मूल्य हैं, और जीवन कौशलों के यानी जीवन में उपयोगी यानी सदुपयोगी कौशलों के एकीकरण पर बल देना है। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है आपका, बी विकल्प, यानी संवैधानिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों और जीवन कौशल के एकीकरण पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि यदि कोई छात्र परीक्षा में असफल होता है तो एट्रीब्यूशन थ्योरी के कारण यानी निर्धारण सिद्धांत कह रहा है ना के अनुसार एक शिक्षक को उसे क्या समझना चाहिए, कि उसका भाग्य ही खराब था, कि उसे इस विषय के लिए बुद्धि ही नहीं है, कि असफलता का कारण और उसके प्रयासों यानी असफलता का कारण और उसके प्रयासों या रणनीतियों में कमी थी जिसे सुधारा जा सकता है, कि परीक्षा का प्रश्न पत्र ही गलत था। देखिए यदि कोई छात्र, सारे छात्र असफल नहीं हुए तो प्रश्न पत्र ही गलत था, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। जब पूरे सारे छात्र नहीं असफल हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र ही गलत था, तो ये विकल्प आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उसका भाग्य ही खराब था, भाग्य तकदीर की बातें बहुत पीछे छूट जाती है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। उसमें इस विषय में बुद्धि नहीं, देखिए बुद्धि सब में होती है, उसको समझना समझाना यही एक अध्यापक का कर्तव्य और कार्य भी है, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। तो विकल्प आपका सही कौन सा लग रहा है, विकल्प इसमें कि असफलता का कारण और उसके प्रयास या रणनीतियों में कमी थी जिसे सुधारा जा सकता है, यानी हम जानने का प्रयास करेंगे कि उसकी असफलता का क्या कारण रहा, उसके प्रयास में कहाँ त्रुटि हुई या सफल रणनीति कैसे बनाए, उसको सुधारने का प्रयास करना है। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है आपका, सी विकल्प, यानी कि सफलता का कारण यानी असफलता का कारण और उसके प्रयासों या रणनीतियों में कमी थी जिसे सुधारा जा सकता है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो गया इसमें, सी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर में आपसे कह रहा है कि कक्षा में डिसिप्लिन यानी अनुशासन की बात कर रहा है ना, कक्षा में डिसिप्लिन या अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी आधुनिक तरीका यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख के आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। नियमों को तोड़ने और छात्रों पर भारी जुर्माना लगाना, यानी यदि कोई छात्र नियमों को तोड़ देता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाना है। शिक्षण कार्य को इतना रोचक और प्रासंगिक बनाना कि बच्चे खुद व्यस्त रहें, हर समय हाथ में छड़ी या डंडा रखना, मॉनिटर को असीमित अधिकार देना, मॉनिटर को असीमित अधिकार देना। तो देखिए मॉनिटर का मतलब ये हुआ कि कक्षा में सुगमता के अवसर बढ़ाना, ठीक, मॉनिटर का केवल क्या मतलब है कि कक्षा में अनुशासन ही नहीं हर विषय क्षेत्र यानी सर्वांगीण क्षेत्रों में सुलभता बढ़ाना, मॉनिटर का केवल इतना ही मतलब है। नियम तोड़ने पर छात्रों पे भारी जुर्माना लगाना बिल्कुल गलत है, आप किसी पे जुर्माना नहीं लगा सकते, ठीक। हर समय हाथ में डंडा रखना, हमने बताया आपको कि एनसीएफ 2005 के अनुसार दंड पूर्णतः बंद है, आप किसी भी बच्चे को दंड नहीं दे सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा लग रहा है आपको, बी विकल्प, यानी शिक्षण कार्य को इतना रोचक और प्रासंगिक बनाना कि बच्चे खुद व्यस्त रहे, तो विकल्प बी आपका सही हो रहा है। ठीक है, देखिए जीवन कौशल में आपको जीवन कौशल की विषय वस्तु के बारे में स्वयं की समझ उत्पन्न करनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में फैक्ट डेटा कम पूछे जा रहे हैं, समझ ज्यादा परखी जा रही, तो आपको क्वेश्चन के प्रति एक अपना नजरिया अपना तर्क ध्यान में किसको रखना, एनईपी 2020 को, एनसीएफ 2020 को, अपने आसपास के छोटे बच्चे के वातावरण को, इन सबको ध्यान में रख के हम लोगों को आंसर की तरफ बढ़ना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर आपसे मूल्य यानी वैल्यू कह रहा है ना, मूल्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है, मूल्य शिक्षा से तात्पर्य पूछ रहा है। बच्चों को केवल विभिन्न वस्तुओं की कीमतें याद कराना, छात्र के व्यक्तित्व में नैतिक सामाजिक और मानवीय आदर्शों को समाहित करना, केवल धार्मिक ग्रंथों को रटवाना या राजनीतिक दलों की विचारधारा सिखाना। देखिए हमें किसी राजनीतिक दल से क्या मतलब, उनकी अच्छी बातों को अडॉप्ट करके हम बता सकते हैं, ठीक, लेकिन किसी विशेष राजनीतिक दल के विचारधारा सिखाना
ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल धार्मिक ग्रंथों को रटवाना बिल्कुल गलत है। हम धार्मिक ग्रंथों की धार्मिक शिक्षाएं दे सकते हैं, वेद की शिक्षा दे सकते हैं, इस्लाम धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को केवल विभिन्न वस्तुओं की कीमतें याद कराना, इससे क्या होगा, हमें कीमतें क्यों याद करवाना। हाँ, कीमतों के प्रति बच्चों में अवेयरनेस लाना है, बच्चों को बताना है, लेकिन केवल विभिन्न वस्तुओं की कीमतें याद कराना ये भी नहीं। तो होगा कौन सा, छात्र के व्यक्तित्व में नैतिक, सामाजिक और मानवीय आदर्शों को समाहित करना। ठीक है, यानी बच्चा नैतिक जीवन, सामाजिक यानी उसका नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य, इन सबका एक आदर्श स्थापित हो। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है आपका, बी विकल्प। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर आपसे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों आवश्यक। देखिए एनईपी 2020 तो 2 शिक्षाएं, उसमें तो 2 शिक्षक बात कर रहा है। ठीक है, 3 शिक्षा की बात कर, एक मातृभाषा की शिक्षा होगी और एक इंग्लिश तो होगी ही, और एक अदर लैंग्वेज जो बच्चा स्वयं पसंद करे। ठीक, यानी त्रिभाषा मॉड्यूल लागू किया जा रहा है। क्या लागू किया जा रहा है, त्रिभाषा सूत्र इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एनईपी 2020 में है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों आवश्यक है। इससे बच्चों का आर्थिक विकास तेज होता है। देखिए बच्चे का आर्थिक विकास तेज होता है, बिल्कुल गलत है। छोटा बच्चा, क्योंकि आप 1 to 8 की बात कर रहे हैं ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करें, तो उसकी आर्थिक स्थिति से क्या मतलब है, ये भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर नंबर बी आपसे कह रहा है कि यह बच्चों के प्राकृतिक वातावरण में सहज अधिगम की और संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है। तीसरा कह रहा है इससे शिक्षकों का काम आसान हो जाता है क्योंकि संविधान में अन्य भाषाओं को प्रतिबंधित किया गया है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का मेनली उद्देश्य यही है। एनईपी 2020 के अनुसार हमने बताया ना कि एनईपी 2020 में त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया है। देखिए प्राथमिक स्तर पर ना शिक्षक माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि बच्चा मातृभाषा अपने घर से सीख के आता है। जो जिसकी मातृभाषा है वो अपने घर से सीख के आता है, तो मातृभाषा में उसकी अच्छी पकड़ होती है, गहराई से समझ होती है, जल्दी से समझ सकता है। ठीक, इसीलिए उसे मातृभाषा में शिक्षा देना कंपलसरी अब तो कर दिया गया है ना, आवश्यक नहीं तो कंपलसरी कर दिया गया है। 1 to 5 की शिक्षा उसके मातृभाषा में होगी। ठीक, तो विकल्प कौन सा, इससे आर्थिक विकास बिल्कुल गलत है, शिक्षकों का काम आसान ये भी गलत है, संविधान में अन्य भाषा प्रतिबंधित ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, यह बच्चों के प्राकृतिक वातावरण में सहज अधिगम और संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है। क्योंकि बच्चे मातृभाषा में उनकी अच्छी पकड़ होती है, तो यदि उनकी मातृभाषा में बात किया जाएगा तो उन्हें समझने में आसानी होगी। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो गया, बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 आपसे कह रहा है कि क्लार्क हल के अभिप्रेरणा के प्रणोद न्यूनता सिद्धांत के अनुसार प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है। क्योंकि क्लार्क हल जी के अनुसार पूछ रहा है ना, समाज में उच्च पद पाना, शरीर की जैविक आवश्यकताएं जैसे भूख प्यास के कारण उत्पन्न तनाव को कम करना, केवल आत्मसंतुष्टि या दूसरों से पुरस्कार पाना। दूसरों से पुरस्कार पाना ये अभिप्रेरणा का प्रणोद में नहीं आएगा, समाज में उच्च पद पाना ये है प्रेरणा लेकिन इस प्रणोद में नहीं आएगा, केवल आत्मसंतुष्टि ये भी नहीं आएगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो रहा है कि शरीर की जैविक आवश्यकताएं जैसे भूख प्यास के कारण उत्पन्न तनाव को कम करना। ठीक, यानी क्या जरूरत है, क्या तनाव है, क्या प्रणोद है, क्या आवश्यकता है, इनके बारे में डीपली अध्ययन यानी डीपली समझ होना। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है, डी विकल्प, यानी शरीर की जैविक आवश्यकताओं जैसे भूख प्यास के कारण उत्पन्न तनाव को कम करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर आपसे कह रहा है कि शिक्षण में नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का सही अर्थ क्या है। बच्चों को शारीरिक रूप से पीटना दंड ये सब एनसीएफ 2005 के अनुसार ही बैन है। न तो आप किसी बच्चे को दंड दे सकते हैं, न आप किसी बच्चे को टोक सकते हैं, न आप किसी बच्चे को उसके जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल मना है। फिर कह रहा है नकारात्मक वाला पूछ रहा था ना, किसी अप्रिय या कष्टदायक उद्दीपक को हटाकर वांछित व्यवहार को बढ़ाना, बच्चों से बात करना बंद कर देना, ये भी आपको नहीं करना है, आपके लिए सारे बच्चे समान है। छात्र को फेल कर देना, फेल तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक, तो नकारात्मक सुदृढ़ीकरण यानी नकारात्मकता को हटाना,
सुदृढ़ीकरण मतलब क्या है, उस निगेटिविटी को हटाना। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है, किसी अप्रिय या कष्टदायक उद्दीपक को हटाकर वांछित व्यवहार को बढ़ाना, ठीक, जो लाभप्रद व्यवहार है उसकी संख्या बढ़ाना। तो विकल्प कौन सा सही हो रहा है, बी विकल्प, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर आपसे कह रहा है कि जब कोई शिक्षक बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों, चाहे वह किसी भी जाति धर्म या लिंग के हों, को समान अवसर देता है तो यह किस संवैधानिक मूल्य का पालन कर रहा होता है, स्वतंत्रता, समानता या समता इसे बोलते हैं, पंथ निरपेक्षता या संप्रभुता। तो देखिए ये क्या होगा, ये होगा समता, ठीक, यानी इक्वलिटी की बात कर रहा है ना। भारतीय संविधान में 14 से 18 समानता का अधिकार किसमें है, 14 से 18 में। ये भी ध्यान रखना है साथ साथ कि भारत में मतलब भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर के मूल अधिकार किसमें दिया गया, भाग 3 में। भाग 3 के 12 से 35 तक, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको मूल अधिकार देखने को मिलते हैं। तो उसमें से आपसे क्या पूछा, समानता का अधिकार, तो ये आपको अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक देखने को मिलते हैं, ठीक। किसी भी यानी किसी लिंग जाति धर्म भेदभाव, योग्य है नहीं योग्य, मतलब किसी तरीके से भेदभाव नहीं करना है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी, यानी समता और समानता इसी बोलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर आपसे कह रहा है स्ट्रेस के बारे में, तनाव प्रबंधन के अंतर्गत संज्ञानात्मक पुनर्गठन का क्या अर्थ है, ठीक। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पूछा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, किसी तनावपूर्ण स्थिति से भाग जाना, अपनी नकारात्मकता और निराशावादी सोच को बदलकर उसे सकारात्मक और तार्किक बनाना, नींद की गोलियां लेना, दूसरों पर अपना गुस्सा निकालना। नींद की गोलियां लेना तनाव कम करने का कोई अच्छा विकल्प नहीं लग रहा होगा आप लोगों को भी। दूसरों पर अपना गुस्सा निकालना ये भी अच्छा नहीं है। तनावपूर्ण स्थिति से भाग जाना, कब तक आप भागेंगे भाई, आपको किसी न किसी दिन तो सामना करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जीवन है तो जीवन में जो भी सामने परिस्थितियां बनेंगी उनको तो सामना करना ही करना है, ठीक। तो तनाव प्रबंधन और संज्ञानात्मक पुनर्गठन का अर्थ क्या होगा कि अपनी नकारात्मक और निराशावादी सोच को बदलकर उसे सकारात्मक और तार्किक बनाना। यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो रहा है, बी विकल्प, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर आपसे आरटीआई एक्ट 2009 यानी आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत पूछ रहा है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में शिक्षक छात्र अनुपात यानी टीचर्स चाइल्ड रेशियो कह रहा है कितना निर्धारित है, 1 से 30, 1 से 35, 1 से 40 या 1 से 25। तो देखिए 1 to 5, चूंकि आपसे 1 to 5 का पूछा तो 1 to 5 में 1 से 30 यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है, ठीक। अच्छा यही प्राथमिक ना पूछ के 6 to 8 यानी उच्च प्राथमिक में आपसे पूछता तो उच्च प्राथमिक में 35 छात्र है, यानी 35 छात्र पर एक शिक्षक होना कंपलसरी है। पीआरटी यानी प्राइमरी बात करेगा तो प्राइमरी में 30 छात्रों पे एक शिक्षक, और जूनियर स्तर यानी 6 से 8 की बात करेगा तो उसमें 35 छात्रों पर एक शिक्षक। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प, क्योंकि प्राइमरी बात कर रहा है ना, 30 छात्र पर एक शिक्षक, जूनियर में 35 छात्र पर एक शिक्षक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर आपसे कह रहा है निर्देशन यानी गाइडेंस और परामर्श यानी काउंसलिंग। निर्देशन और परामर्श में मुख्य अंतर क्या है, निर्देशन केवल बड़ों के लिए होता है, परामर्श बच्चों के लिए। निर्देशन व्यापक होता है और कोई भी दे सकता है, जबकि परामर्श एक व्यक्तिगत और विशिष्ट प्रक्रिया है जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ द्वारा दी जा सकती है। परामर्श में डांटना शामिल है जबकि निर्देशन में नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों में अंतर है, बड़े अंतर है। निर्देशन केवल ऐसा कुछ नहीं है, निर्देश छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है यदि उन्हें आप प्रिपेयर उस तरीके से कर रहे हैं, ठीक। परामर्श बच्चों के लिए नहीं, परामर्श बड़ों के लिए ही भी होता है। आप देखे होंगे बड़ी बड़ी कोचिंगों में काउंसलर नियुक्त किए जाते हैं, ठीक। बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए काउंसलर नियुक्त किए जाते हैं, तो वो बच्चे तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया, यानी बच्चों के लिए ही केवल होता है परामर्श, ये भी गलत है। तो सही कौन सा लग रहा है कि निर्देशन जो है ये व्यापक होता है। निर्देशन क्या होता है, व्यापक होता है। निर्देशन कौन, जैसे माता पिता हो गए, शैक्षिक कैरियर हो गया, जीवन में निर्देशन क्या है, गाइडेंस जिसको बोलेंगे, किसी उचित मार्गदर्शक की सहायता, उसको क्या बोलेंगे, निर्देशन। परामर्श क्या है, परामर्श भी सेम चीज है लेकिन 1 to 1 यानी आमने सामने। परामर्श कब होगा, आमने सामने, जब हम आप आमने सामने होंगे तभी तो परामर्श होगा, ठीक, और प्रशिक्षित विशेषज्ञ द्वारा। तो विकल्प कौन सा सही लग रहा है
कि निर्देशन व्यापक होता है और कोई भी दे सकता है, जबकि परामर्श एक व्यक्तिगत और विशिष्ट प्रक्रिया है जो प्रशिक्षित विशेषज्ञ द्वारा ही दी जाती है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर पूछ रहा था। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल पारस्परिक संबंध को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। हमेशा अपनी बातों को ऊपर रखना, दूसरों की सीमाओं का आदर करना और प्रभावी ढंग से संवाद करना, ईर्ष्या की भावना रखना, दूसरों के मामले में अत्यधिक दखल देना। हमें दूसरे के मामले में दखल देने से क्या मतलब, ठीक, ये तो गलत हो जाएगा। ईर्ष्या की भावना ये तो रखना ही नहीं है। हमेशा अपनी बात के ऊपर, हो सकता है आप गलत भी हो भाई, आप कोई जरूरी थोड़ा कि आप ही सर्वज्ञ हैं, आप ही सही सोच रहे हैं, सामने वाला भी तो सही सोच सकता है। तो हमेशा अपनी बात को ऊपर रखना ये भी गलत। तो सही कौन सा लग रहा है? रिलेशनशिप को यानी पारस्परिक संबंध को अच्छा करने क्या है कि सामने वाले की बातों को सुनना, ठीक, अच्छे से उसका रिप्लाई यानी जवाब देना, उसकी बातों की प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया सब एक सही ढंग से सही क्रम में होना। तो विकल्प दूसरों की सीमाओं का आदर करना और प्रभावी ढंग से संवाद करना, यही इसका सही हो जाएगा। अगर आपको आपसी संबंध अच्छे रखने हैं तो आपको दूसरों की बातों को सुनना भी आना चाहिए। 17 नंबर कह रहा है कि थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के स्रोतों को किन दो भागों में बांटा जा सकता है, जैविक और सामाजिक, स्वाभाविक और कृत्रिम, प्राथमिक और द्वितीयक, आंतरिक और बाहरी। क्योंकि आपसे किससे पूछ रहा है? थॉमसन के अनुसार पूछ रहा है, ठीक। तो ये थॉमसन ने प्रेरकों को ना, तो अभिप्रेरणा को कितने भागों में? दो भागों में, एक दो भागों में बांटा, एक स्वाभाविक और एक कृत्रिम। स्वाभाविक मतलब एक कृत्रिम हो गया जो हम यहाँ सीखते हैं, एक प्राकृतिक। जैसे कुछ आप देखे होंगे, बहुत लोग होते हैं शांत होते हैं, ठीक, तो क्या है वो उनका स्वभाव है, कैसे है वो, प्राकृतिक स्वभाव भी हो सकता है, कृत्रिम स्वभाव भी हो सकता है, ठीक। तो किसमें जाएगा? तो उसमें किसमें जाएगा? वो स्वाभाविक में जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही होगा आपका? बी, यानी स्वाभाविक और कृत्रिम। ठीक है, ध्यान रखें। स्वाभाविक में क्या है? जैसे खेल हो गया, अनुकरण करना किसमें जाएगा? स्वाभाविक में जाएगा। कृत्रिम में क्या जाएगा? जैसे पुरस्कार हो गया, प्रशंसा हो गई, ये सब कृत्रिम आर्टिफिशियल है। आप किसी को पुश करने के लिए ना, पुरस्कार क्या है भाई? पुरस्कार क्या लग रहा है आपको कि आप किसी को पुश करना चाह रहे हैं, यानी वो मान लीजिए इस स्तर पे, तो उसको और अच्छा बनाने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। टॉपर्स को पुरस्कार क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो आगे और अच्छा मेहनत करें या उनका अनुकरण आने वाले बच्चे करें। तो इसलिए ये पुरस्कार कृत्रिम में जाएगा और अनुकरण स्वाभाविक में। ये सब ध्यान रखना है, विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर आपसे कह रहा है कि एक शिक्षक को अपनी भावनाओं पर एक शिक्षक का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न होना, यानी कक्षा में अचानक गुस्सा हो जाना, किस कौशल की कमी को दर्शाता है? समस्या समाधान कौशल, संवेगात्मक बुद्धि कौशल, रचनात्मक सोच या व्यवसायिक सोच। तो देखिए अचानक गुस्सा आ जाना शिक्षक का यानी सबका, ये किस में जाएगा? संवेगात्मक। अच्छा, संवेगात्मक शब्द के जनक किसे माना जाता है? डेनियल गोलमैन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। डेनियल गोलमैन अमेरिका का वैज्ञानिक है, इन्होंने ही सबसे पहले इंटेलिजेंस नाम की ये वो बुक लिखी है। ठीक है, तो संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है? डेनियल गोलमैन। तो इसमें कौन सा सही हो रहा है? बी विकल्प, यानी संवेगात्मक बुद्धि कौशल, यानी उसके संवेग पर नियंत्रण नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैकडूगल जी ने संवेग कितने बताए? 14 संवेग बताए। मैकडूगल जी ने 14 संवेगों का उल्लेख किया है। बढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहा है ना, के लिए किस नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है? दिशा, परख, लक्ष्य, निपुण। तो देखिए एनईपी 2020 में सीसी के लिए, मतलब सीसी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए बात करना, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका परख क्या हो जाएगा? परख, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, आपसे परख का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। परख का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एनईपी 2020 के तहत परख है ना, तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो परख का फुल फॉर्म जान लीजिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी देखिए उसके क्षेत्र में क्या प्रगति हुई उसका एनालिसिस, उसके सर्वांगीण यानी नॉलेज में सर्वांगीण क्षेत्र का अवलोकन करना ही परख कहलाता है। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर की तरफ।
20 नंबर आपसे कह रहा है कि यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो एक शिक्षक के रूप में आपके आदर्श यानी आपकी आदर्श प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। पूरी कक्षा के सामने उसे चोर कहकर अपमानित करना बिल्कुल गलत है। आप किसी को बेइज्जत करने का अधिकार आपको किसने दे दिया। उसे पुलिस के हवाले कर देना, नहीं, ये भी नहीं करना। आपका कर सकते हैं आप, लेकिन प्राथमिक कर्तव्य आपका ये नहीं है कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। एकांत में बुलाकर बात करना और चोरी के पीछे का रीजन जानना, चोरी के पीछे के मनोवैज्ञानिक या आर्थिक कारणों को समझकर उसका मार्गदर्शन करना, उसे तुरंत स्कूल से निकाल देना। तो सबसे अच्छा विकल्प क्या है, तो आप उसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे कि उसने आखिरकार चोरी क्यों की। भाई उसने आखिरकार चोरी क्यों की, उसके कारण को यानी मनोवैज्ञानिक कारण को जानने का प्रयास करेंगे। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प, यानी एकांत में बुलाकर उससे बात करना और चोरी करने के पीछे का मनोवैज्ञानिक या आर्थिक कारणों को समझकर उसका मार्गदर्शन करना। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो रहा है, सी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर की तरफ। 21 नंबर आपसे कह रहा है क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच की बात कर रहा है ना। आलोचनात्मक सोच का मुख्य स्तंभ क्या है, किसी भी जानकारी पर बिना सबूत के विश्वास कर लेना, तथ्यों की जांच करना, साक्ष्यों का विश्लेषण करना और तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना, दूसरों के विचारों की हमेशा बुराई करना, केवल अपनी परंपराओं को सही मानना। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी, आलोचनात्मक समझ, आलोचनात्मक दोनों पढ़े हैं आप। तो देखिए इसमें क्या होगा, आप उस विषय वस्तु के तथ्यों की जांच करेंगे, साक्ष्यों का विश्लेषण करेंगे, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो रहा है, बी विकल्प, यानी तथ्यों की जांच करना, विश्लेषण करना और तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब बी विकल्प, यानी तथ्यों की जांच करना, साक्ष्यों का विश्लेषण करना और तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना। बढ़ते हैं 22 नंबर की तरफ। 22 नंबर आपसे कह रहा है कि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 6 से 8 उच्च प्राथमिक के लिए न्यूनतम कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं। 200 कार्य दिवस, 220 कार्य दिवस, 250 कार्य दिवस या 180 कार्य दिवस। तो देखिए प्राइमरी की बात आपसे करना है, इसमें 6 to 8 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 6 to 8। तो देखिए 1 to 5 के लिए 200 कार्य दिवस है, कितनी है, 1 to 5 के लिए 200 कार्य दिवस है, और 6 to 8 के लिए कितने हैं, 220। ये ध्यान रखना है, 220 या 1000 घंटे। 6 to 8 के लिए कितने हैं, 1000 घंटे, और प्राइमरी के लिए 200 कार्य दिवस या मिनिमम 800। पूरे शैक्षणिक सत्र में कम से कम 800 घंटे की क्लासेज आपको उन्हें देना है। प्राइमरी 1 to 5 के लिए या तो 200 कार्य दिवस है, या मतलब 200 कार्य दिवस मिला के आपको 800 घंटे देना है, और 220 कार्य दिवस 6 to 8 और या 1000 घंटे, ये भी ध्यान रखना है। तो विकल्प प्राइमरी के लिए नहीं पूछ रहा था, 6 to 8 के लिए तो 220 कार्य दिवस, और बाकी 1 to 5 के लिए पूछेगा तो 200 कार्य दिवस। ठीक है, ध्यान रखना है। 23 नंबर आपसे कह रहा है कि सहानुभूति प्रकट करने का उदाहरण कौन सा है। किसी गरीब बच्चे को देखकर यह कहना कि बेचारा बहुत गरीब है, ईश्वर इसका भला करे और आगे बढ़ जाना, नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उस गरीब बच्चे की जगह खुद को रखकर उसके अभावों को गहराई से महसूस करना, या उस बच्चे को डांटना, उसे अनदेखा कर देना, बिल्कुल गलत है। सहानुभूति क्या है कि वहां सिंपैथी में, समानुभूति और सहानुभूति में क्या है, यही है ना। सहानुभूति में है कि आप उसको देख रहे हैं, समानुभूति कल के क्वेश्चन में था। समानुभूति का मतलब कि उस जगह पे अपने आप को रख के इमेजिन करना, यानी अपने बारे उस जगह पे खुद को महसूस करना, उसको समानुभूति बोलेंगे। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी उस गरीब बच्चे की जगह खुद को रखकर उसके अभावों को गहराई से महसूस करना। तो विकल्प बी सही हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर की तरफ। 24 नंबर आपसे कह रहा है कि अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बोल्स तथा कफमैन, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ या सिगमंड फ्रायड। तो अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैकडूगल जी ने दिया है, ठीक, लेकिन अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स तथा काफमैन ने दिया है। कौन दिया है, बोल्स तथा काफमैन। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प, यानी बोल्स तथा काफमैन। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन। 25 नंबर कह रहा है कि कक्षा प्रबंधन में हस्तक्षेपी शैली का क्या परिणाम होता है। कक्षा प्रबंधन में हस्तक्षेपी शैली का क्या परिणाम होता है। कक्षा में अत्यधिक कड़ा अनुशासन रहता है,
छात्र पूरी तरह से भ्रमित रहते हैं और कक्षा में दिशाहीनता व अव्यवस्था फैल जाती है। बच्चे बहुत रचनात्मक बन जाते हैं और हमेशा शांत रहते हैं। शिक्षक का नियंत्रण सर्वोच्च होता है। तो हस्तक्षेप में क्या सही होगा कि छात्र पूरी तरह से भ्रमित रहते हैं और कक्षा में दिशाहीनता व अव्यवस्था फैल जाएगी। मतलब किसी का यदि हस्तक्षेप नहीं होगा कक्षा प्रबंधन में तो क्या प्रबंधन करना है, क्यों करना है, उनकी समझ विकसित नहीं हो पाएगी। तो बिना किसी उचित दिशा सही मार्गदर्शन की अव्यवस्था फैली रहेगी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। यानी छात्र पूरी तरह से भ्रमित रहेंगे और कक्षा में दिशाहीनता व अव्यवस्था फैली रहेगी। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन थे। बाकी कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट सेशन में।